नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल ग्रुप चैनल GS बाय नीरज में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं तो आप TT आर्ट की तैयारी में व्यस्त रहिएगा। आजकल एक न्यूज़ भी खूब वायरल हो रही है। जनवरी 2nd वीक में आपका पेपर होने की उम्मीद है। ये न्यूज़ कितनी सत्य है, ये तो तथ्यों के आधार पर ही बात की जा सकती है। फिलहाल अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, तो आप तैयारी में जुटे रहें। अगर चर्चा हुई है तो उम्मीद है बहुत जल्द आपके बीच गुड न्यूज़ भी आ जाएगी। आज की जो क्लास है मित्रों, इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट डाटा देखेंगे जिसमें आपकी बंगाल शैली से एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी आपका मुगलिया शैली और जो हो सकेगा वो राजस्थानी शैली आपसे दिखाने का प्रयास रहेगा। तो राजस्थानी करें या पहाड़ी करें, दोनों में से कोई एक शैली लेने का प्रयास करेंगे। आप क्वेश्चंस देखना, लगभग 50-60 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाने वाले हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस भी आप इस टाइम क्लास में नहीं ले रहे हैं सर। तो आप जानते होंगे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें दाएं वाला हाथ जो है फ्रैक्चर हो चुका है। तो बाएं वाले हाथ से क्लास इस टाइम हो रही है, इसलिए आपको थोड़ी सी असुविधा भी हो रही होगी। तो उस असुविधा के लिए माफ़ी चाहेंगे। क्लास आपकी होगी और जैसे हम स्वस्थ होते हैं एकदम पूर्ण रूपेण उसी मुद्रा में क्लास होगी जैसे पहले होती थी। ठीक है, आओ कुछ पॉइंट्स समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखते होंगे अकबर राजपूत शासक होता है। अरे राजपूत के महल में, राणा वीरशाल के महल में इसका जन्म होता है। अकबर आप जानते हैं हुमायूं का पुत्र होता है और हुमायूं बाबर का पुत्र होता है। तो बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल में सबसे बड़ा जो होता है वो हुमायूं होता है। हुमायूं की जीवनी का नाम खूब पूछा जाता है वनडे एंट्रेंस में, तो ये हुमायूं नामा होता है। और हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं की एक बहन होती है, गुलबदन बेगम नाम होता है। ये भी आपके जो है बाबर की पुत्री है। तो गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा लिखा है। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसलिए वो 7 दिनों में 7 रंग के, कैसे 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। तो ऐसा काम जो है हुमायूं के द्वारा किया गया है। तो ज्योतिष पर विश्वास करने वाला जो शासक होगा वो हुमायूं होगा, याद रखना। हुमायूं की मौत जो है वो हुई थी, तो कैसी मृत्यु हुई हुमायूं की? आप जानते हैं दिल्ली में एक दीनपनाह नगर की स्थापना हुई थी, उसका निर्माण हुमायूं ने ही करवाया था। और हुमायूं उसी दीनपनाह नगर की सीढ़ियों से जो है उतर रहा था और उस पर जो है पैर फिसल गया और फाइनली सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। तो वनडे एंट्रेंस में खूब ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछा जाता है घूम घुमा के, याद रखना। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। तो ऐसा जो कथन कहा जाता है वो लेन पूल का है। किसका कथन है? लेन पूल का है। ईरानी चित्रकार अबू शमद सिराजी और मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो दरबार हुमायूं का होता है। अबू शमद सिराजी और मीर सैयद अली को जो है हुमायूं के द्वारा ही अपने दरबार में बुलाया जाता है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? आप देखे होंगे अभी जस्ट क्वेश्चंस बना था। तो हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार है वो रहने वाले की जब बात आती है तो ईरान मतलब फारस। तो फारस का वो रहने वाला था, याद रखना। कहाँ के रहने वाले थे? फारस के रहने वाले थे। हुमायूं ने किस कहानी का चित्रण प्रारंभ कराया है? तो किस कहानी का चित्रण प्रारंभ करवाया मित्रों? अमीर हमजा कहानी का चित्रण भी उसने स्टार्ट करवा दिया। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं अकबर का फादर होता है, याद रखना। किसका फादर है? अकबर का। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है हुमायूं काल के अमीर हमजा कहानी के चित्र किस पर बने? मित्रों आप जानते हैं हुमायूं के काल में अमीर हमजा कहानी पे चित्र रचना स्टार्ट होती है और वो चित्र किस धरातल पर बने होते हैं? तो किस पर बने हैं मित्रों? सूती कपड़ा पे बने हैं। किस पे? सूती कपड़ा पे आपको देखने को ये मिल जाएंगे। और आगे बढ़ें, हुमायूं की एक खासियत और है जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है
किसने कबूतर के पंख को काट करके चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? तो कबूतर के पंखों को काट करके चित्रकारों से उसका चित्र बनवाने का जो काम रहेगा वो हुमायूं का ही रहेगा। आप नाम याद रखना, हुमायूं। क्या नाम? हुमायूं। और आगे मित्रों बढ़ें तो आगे कहा जाता है दिल्ली में दीनपनाह नगर विश्व का शरण स्थल है, ऐसा कहा जाता है। तो दिल्ली में दीनपनाह नगर का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो हमने स्टार्टिंग में भी बताया था आपसे कि इसी दीनपनाह नगर की सीढ़ियों से गिर करके जो है हुमायूं की मृत्यु होती है। तो हुमायूं के द्वारा ही विश्व का शरण स्थल यानी दीनपनाह नगर जो है दिल्ली में बनवाया जाता है। आगे बात करते हैं, शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया है? तो किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण फाइनली शेरशाह के द्वारा दिल्ली के पुराने किले में करवाया गया है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार था मित्रों, तो फेमस रहा हो, छवि रचनाकार रहा हो, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम बसावन होगा, याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? बसावन। रज़्मनामा ग्रंथ क्या है मित्रों? तो रज़्मनामा, जैसा नाम उसी के अकॉर्डिंग आप चलिएगा। मुगलों की आधिकारिक भाषा फारसी होती है, तो फारसी में महाभारत का रूपांतरण जो है रज़्मनामा के नाम से किया गया। तो रज़्मनामा क्या है मित्रों? रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। और आगे बढ़ते हैं तो महाभारत का फारसी अनुवाद में किसने किया था मित्रों? तो महाभारत का फारसी जो अनुवाद होगा ये अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी सही जवाब होगा अगर आपसे ये 4 विकल्पों में पूछा जाता है। तो आगे बात करें तो आगे कहा जाता है अकबर कालीन चित्रित अनवर ए शुलेही अनुवाद है। किसका है? तो अनवर ए शुलेही जिसका अनुवाद है वो पंचतंत्र होता है, और पंचतंत्र फेमस रचना है, आप जानते हैं। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अयार ए दानिश। अयार ए दानिश। अनवर ए शुलेही की अगर बात करते हैं पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? तो फैजी के द्वारा किया गया है, फैजी। वाकायत बाबरी की बात करते हैं तो वाकायत बाबरी अकबर कालीन प्रति है, और इस प्रति में कितने हिंदू और मुसलमान चित्रकार का उल्लेख है? तो वाकायत ए बाबरी में जो हिंदू मुसलमानों का उल्लेख है मित्रों 19 हिंदू और 3 मुसलमानों का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है वाकायत ए बाबरी में। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है आईने अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू और मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है? तो आईने अकबरी में कुल कितने हिंदू हैं? 13 हिंदू होते हैं, 4 मुसलमान होते हैं, टोटल 17 का संख्या आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है मित्रों अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है, याद रखना। हिंदू कवि केशव की कृति है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया पे किस मुगल शासक का चित्र बनाया गया या किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? तो रसिक प्रिया पर फाइनली जो चित्र रचना तैयार होती है वो अकबर के द्वारा किया जाता है। तो अकबर के द्वारा फाइनली ये चित्र रचना हुई है। अकबर की चित्रशाला का मुख्य चित्रकार कौन है मित्रों? मीर मुशब्बिर। तो वो जो मेन मुशब्बिर रहता है उसे मीर सैयद अली कहा जाता है। तो मुख्य चित्रकार जो अकबर के चित्रशाला का रहा है मीर सैयद अली ही रहा है। और आगे बढ़ा जाए तो अकबर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार था मित्रों। अकबर के दरबार का जो श्रेष्ठ चित्रकार होता है वो अबुद समद होता है। कौन होता है मित्रों? अबुद समद होता है। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? मुगलिया चित्रकला में हिंदू विषयों का जो पोषक था वो कौन था मित्रों? तो वो अकबर होता है। अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला कहाँ स्थापित की थी? तो अपनी दरबारी चित्रशाला जो स्थापित करता है वो फतेहपुर सीकरी में ही स्थापित करता है। तो फतेहपुर सीकरी का नाम भी आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे, आगे कहा जाता है अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार हैं? तो अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार हैं मित्रों? कुल गुजराती चित्रकारों की संख्या 6 होती है। इसलिए जब ऐसा क्वेश्चंस बने तो आप राइट आंसर 6 के साथ लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे कहा जाता है कौन सा मुगल कलाकार चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो कलाकार भी रहा हो और सुलिपिकार भी रहा हो, उसका नाम अबू समद सिराजी होता है मित्रों। मुगलिया काल से जोड़ करके इसका नाम आता है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार था मित्रों? अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार रहा है? तो जब मनसबदार की बात आती है तो अबू समद का नाम आ जाता है, अबुद समद।
और आगे बढ़ते हैं, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। तो अकबरनामा में जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो सलीम के जन्म वाला चित्र है मित्रों, यह जो है आपके विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में देखने को मिल जाएगा, जो लंदन में। तो सलीम का जन्म वाला रचना बहुत बढ़िया रचना होगा और अकबरनामा में फाइनली आपको देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, अकबरनामा में और रचनाएं बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, जैसे रूप चित्र का निर्माण अकबर ही स्टार्ट करवाता है, सभी चित्र अकबर ही स्टार्ट करवाता है। अकबर आप जानते हैं, अकबर में बहुत सारे कलाकार आए हैं, जिसमें रामायण, योग विशिष्ट और हरिवंश की जो है शैली होती है वो भी अकबर के काल की ही बताई जाती है। तो अकबर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहाड़ी स्कूल या कांगड़ा स्कूल या फिर राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है मित्रों? तो चित्रकारी से इन सभी स्कूलों का संबंध होता है। पहाड़ी, कांगड़ा और राजपूत सभी का संबंध आपकी चित्रकारिता से है, याद रखिएगा। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या है मित्रों? तो 1786 से 1805 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वो आपके कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल होता है। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है मित्रों, तो विषय की जब भी बात आएगी पंचतंत्र का नाम आ जाएगा। पंचतंत्र जो है कांगड़ा शैली का विषय नहीं होता है। कांगड़ा की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो रंगों का काव्य जिसे कहा जाता है वो आपकी कांगड़ा शैली ही होती है। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है? तो विदेशी कलाविद का नाम जेसी फ्रेंच होता है। नाम आप देखेंगे तो जेसी फ्रेंच के साथ ही जुड़ेगा। आगे बढ़ा जाता है, आगे कहा गया पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है मित्रों? तो पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? वो पंडित सेऊ का परिवार होता है। तो पंडित सेऊ का नाम जो है पहाड़ी कलाकारों में ज़्यादा फेमस रहा है। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है मित्रों? तो कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली है। कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली है। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है दरबारी जीवन के चित्र मुगलिया शैली के बाद जो है किस शैली में सर्वाधिक बने हैं? तो पहाड़ी शैली में है वो चित्र जो है ज़्यादा बने। रंगीन रेखा चित्र की कला, रंगीन रेखा चित्रों की जो कला है किस शैली को कहा जाता है? तो कांगड़ा को ही कहा जाता है। और कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? तो कांगड़ा का सबसे अधिक जो कला प्रेमी राजा होता है उसका नाम राजा संसार चंद्र होता है। क्या नाम होता है? राजा संसार चंद्र होता है। राजा संसार चंद्र किस आयु में गद्दी पे बैठता है मित्रों? तो 10 वर्ष की आयु में 1775 ईस्वी के आसपास वो गद्दी पे बैठ जाता है। संसार चंद्र किसके उपासक थे मित्रों? तो आप जानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के उपासक रहे हैं। संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की है? तो कला प्रेम की जो चर्चा होती है वो कौन सा अंग्रेज यात्री करता है? मोरक्राफ्ट का नाम होता है। तो मोरक्राफ्ट के द्वारा ही किया जाता है। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय हैं। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय हैं। कृष्ण लीला होती है, नायक नायिका है, भागवत पुराण है, हमीरहट्ट है, नल दमयंती है। ये सब के शब नाम जो है कांगड़ा के लघु चित्रों के विषय के रूप में उभर करके सामने आ जाते हैं। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या होता है? तो मुख्य विषय जो बनता है वो प्रेम है मित्रों। क्या है? प्रेम। किसने? कथानुसार चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि प्राप्त की है वही कांगड़ा की कलम में प्रेम के अंकन में हुई है, ऐसा जो कथन दिया गया है डॉक्टर A.K. स्वामी यानी आनंद गणेश कुमार स्वामी के द्वारा ऐसा कहा गया है। कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे मित्रों? तो जब कांगड़ा शैली की आप प्रमुख कलाकारों की बात करेंगे तो घुशन लाल, परखू, मानकू, वासिया और फुत्तू का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। संसार चंद्र के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता था? तो लाहौर परापत कहकर के फाइनली अभिनंदन किया जाता था। लाहौर परापत। तो ये सारी बातें थी जो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में थोड़ा सा आसानी करने के लिए थी मित्रों। उम्मीद है समझ में आई होंगी। तो ये क्लास यहीं तक है, मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।